Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us. In this video, we are going to discuss the previous year MCQs from the paper 2021 of Unit 4 Business Finance. Before starting the video, please ensure that you are subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. You can mail us at clearnetwithus@gmail.com and you can also follow us on our Facebook page. So let's start with the questions. The first question is, companies strive to stockpile internally generated cash. Such a cash reserve is called. The options are financial float, financial slack, margin of safety and reserve float. देखिए सबसे पहले फाइनेंशियल फ्लोट क्या होता है. फाइनेंशियल फ्लोट वो मनी होता है हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर जिसको हम 2 बार काउंट करते हैं. क्यों? क्योंकि देयर इज़ गैप, टाइम गैप बिटवीन द डिपॉजिट एंड द विड्रॉल. ठीक है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक ऐसा प्रिंसिपल होता है इन्वेस्टिंग का जहाँ पर इन्वेस्टर जो है वो परचेज करता है सिक्योरिटी जब उसका मार्केट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होता है. और लास्टली रिज़र्व फ्लोट जो है, रिज़र्व फ्लोट वो फ्लोट होता है जहाँ पर जो आपका चेकबुक का मनी होता है ना, वो एक ऐसे टाइम पर, मतलब एक ऐसा टाइम जब वो चेकबुक का मनी पेयर और पे दोनों की बुक्स में जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, वो हमारा रिज़र्व फ्लोट होता है. फाइनेंशियल स्लैक बेसिकली क्या है? बहुत बार ऐसा होता है देखिए कि बिज़नेस अच्छे टाइम से गुजर रहा है तो उसको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ठीक है, उसके रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी बिज़नेस में डाउन टर्न भी आता है. तो ऐसे टाइम पर जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा मनी होता है वो उस मनी को यूज़ करती है और वो जो एक्स्ट्रा मनी होता है उसको हम फाइनेंशियल स्लैक कहते हैं, जो कि हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का कि कंपनी स्ट्राइव टू स्टॉक पाइल इंटरनली जनरेटेड कैश. तो जो वो उस कैश को इकट्ठा करती है, ऐसे कैश रिजर्व को हम फाइनेंशियल स्लैक कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश फ्लोज आर प्रिज्यूमेबली री इन्वेस्टेड इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस एट. इनमें से अगर आप देखें तो डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. मार्केट रेट पर वो आप री इन्वेस्ट नहीं करते हो, रिस्कलेस रेट भी नहीं होता है, तो हमारा आंसर है ए, सी और ई. तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ डिलेइंग रिसिप्ट्स फ्रॉम द फॉरेन करेंसी डेजिग्नेटेड रिसीवेबल्स whose currencies are likely to appreciate and delaying foreign currency designated payables whose currencies are likely to depreciate is known as lagging, leading, netting and risk hedging. यहाँ पर 2 ही एप्लीकेबल है ऑप्शंस, लीडिंग और लेगिंग. देखिए अब ये ऑप्शंस हैं क्या. लीडिंग होता है जब आप पेमेंट कर देते हो ड्यू डेट से पहले, और लेगिंग होता है जब आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट करते हो. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बार बार डिलेइंग ही बोला है कि आप डिले कर रहे हो, तो डिले होता है लैगिंग में. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी लैगिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. आपको यहाँ पर लिस्ट 1 में हेजिंग कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. ठीक है, तो इनको आपको मैच करना है. आपके पास हेजिंग कॉन्सेप्ट्स में है यूरोपियन ऑप्शन, ऑप्शन प्रीमियम, इन मनी ऑप्शन एंड अमेरिकन ऑप्शन. देखिए हम ये क्वेश्चन है ना सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन भी आप अगर आपको पता है तब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो. यूरोपियन ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आप जो ऑप्शन है उसको सिर्फ एक्सरसाइज कर सकते हो मैच्योरिटी डेट पे ही, लेकिन अमेरिकन ऑप्शन में आप उसको कभी भी मैच्योरिटी डेट तक कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो. तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यूरोपियन ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज्ड ओनली एट द मैच्योरिटी डेट, मतलब थर्ड ऑप्शन. और अमेरिकन ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज्ड ऑन एनी डेट अप टू मैच्योरिटी. ठीक है. ऑप्शन प्रीमियम का मतलब देखें तो ऑप्शन प्रीमियम का मतलब है इट इज़ पेड बाय द बायर ऑफ द ऑप्शंस अप फ्रंट टू द ऑप्शन सेलर. ठीक है, मतलब बायर जो पे करता है ना ऑप्शन को परचेज करने के लिए, वो एक तरह से ऑप्शन प्रीमियम होता है. और रिमेनिंग ऑप्शन आपके पास बचा है इन मनी ऑप्शन, जो कि है आपकी सेकेंड ऑप्शन, जहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है. तो अगर हम इन सारी ऑप्शंस को कंसिडर करें तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा. ठीक है. और अब जैसे मैंने आपको इनिशियली बोला था कि आप इस क्वेश्चन को सिर्फ अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो यूरोपियन ऑप्शन का आपका आंसर था 3 और अमेरिकन ऑप्शन का आंसर था 1, जो कि आपको किसी और ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ अ बिजनेस फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग. अब इसमें से क्रेडिट पॉलिसी की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं?
कलेक्शन पॉलिसी है, क्रेडिट एनालिसिस है और टर्म्स ऑफ सेल है। मतलब हमारी कलेक्शन पॉलिसी क्या रहेगी, आपको कितने कैसे कलेक्ट करना है मनी जिनको आपने क्रेडिट दिया है। क्रेडिट एनालिसिस बेसिकली क्रेडिट देना भी है कि नहीं देना है, आपको ये भी डिसाइड करना होता है, ठीक है। और टर्म्स ऑफ सेल, क्या टर्म्स और कंडीशंस रहेंगी। क्रेडिट रेटिंग इज़ नॉट करेक्ट, फैक्टरिंग जो है वो भी कंपोनेंट नहीं है हमारी क्रेडिट पॉलिसी का। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो हैं ए, डी और ई। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next question is, what is the sustainable growth rate of the company that enjoys return on equity 30% and a dividend payout ratio of 40%? तो आपको यहाँ पर ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी है। अगर आपको याद हो, हमने ग्रोथ रेट का फॉर्मूला पढ़ा है, G इज़ इक्वल टू बी आर। बी स्टैंड्स फॉर रिटेंशन रेशियो और आर जो है वो हमारी रिटर्न्स है। अब आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन है 40%, तो इसका मतलब जो बाकी है वो हमारी रिटेंशन रेशियो होगी, तो 0.60, और 30% जो है आपको वो रिटर्न गिवन है। तो सिंपल इसका आंसर आता है आपका 18%। तो ऑप्शन बी सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन क्या कहता है, two companies with the same general earning power and same general position in an industry, the one paying larger dividend will almost always sell at a higher price। आपको पता है जितना ज़्यादा आप डिविडेंड पे करते हो, मार्केट प्राइस जो है शेयर्स का वो इंक्रीज हो जाता है। तो असर्शन जो है वो करेक्ट है। रीज़न में कहता है, द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ नियर डिविडेंड्स इज़ हायर देन द प्रेजेंट वर्थ ऑफ डिस्टेंट डिविडेंड्स। यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की। जो हमारा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल होता है वो एक क्वांटिटेटिव टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम फोरकास्ट करते हैं अपनी कंपनी के शेयर प्राइसेस का। बेस्ड किस चीज़ पर बेस्ड होता है कि हम जो है अपने फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और उसके बेसिस पर हमें ये पता चलता है कि जो नियर डिविडेंड्स की डिस्काउंटेड वैल्यू है ना वो हायर होती है किससे, डिस्टेंट डिविडेंड से। तो ये जो रीज़न है ये भी एकदम करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं और इसके साथ साथ आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बेसिक प्रीमाइस ऑफ द एमएम अप्रोच इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस। असिमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन, तो क्या ये एमएम अप्रोच की थी? जी नहीं, असिमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सबको हम ये मानते थे सही सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थी। इन्वेस्टर्स रैशनल थे। फिर हमारे पास है डाइवर्स बिजनेस रिस्क प्रोफाइल, नहीं, हम मानते थे यहाँ पर होमोजीनियस रिस्क क्लास, ये हमारी अजम्पशन होती है एमएम अप्रोच में, तो ये अपोजिट कह रही है। और 100% डिविडेंड रेशियो जी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो हैं बी, सी एंड ई, मेकिंग द थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। फर्स्ट में आपको मेथड्स दिए गए हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन है। तो देखिए, सबसे पहला है आपका जिट, जस्ट इन टाइम सिस्टम। जस्ट इन टाइम सिस्टम के लिए हमारे पास थर्ड ऑप्शन है विच सेज इन्वेंट्री अराइव टू द मैन्युफैक्चरिंग साइट्स जस्ट फ्यू आवर्स बिफोर दे आर पुट टू यूज़। ये एक जापानी सिस्टम है जहाँ पर जब आपका मटेरियल ख़त्म होता है साथ के साथ आपके पास इन्वेंट्री आ जाती है, ठीक है। ABC एनालिसिस में हमारे पास ABC एनालिसिस में वो क्या कह रहा है, ABC एनालिसिस जिसमें हम क्या करते हैं, ABC मतलब जो इन्वेंट्री की वैल्यू होती है ना उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं इसको मतलब इन्वेंट्री को जो है वो मेंटेन करते हैं। तो ABC एनालिसिस के हिसाब से आपका द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ यूसेज। मैंने भी आपको कहा वैल्यू के अकॉर्डिंग, A जो है उसकी वैल्यू B, C इस तरह से। फिर है हमारे पास FSND। ये FSN जो होता है इट स्टैंड्स फॉर फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इन्वेंट्रीज जो हैं वो क्लासीफाई की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ देयर होल्डिंग, मतलब आप उसको जितने टाइम तक रखोगे उसके हिसाब से जो है हम इसमें वो करते हैं। तो इसके हिसाब से आपकी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगी डिवाइड द आइटम्स इनटू द कैटेगरीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर यूसेज रेट। और लास्टली VED एनालिसिस विच इज़ वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। तो क्रिटिकल यूज़ के हिसाब से हमारा जो है वो हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर जो हमारी करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी ये ऑप्शन नंबर 3rd। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ न्यू इशू debt or shares will invariably involve flotation costs in the form of
अब जब आप नए शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करते हो तो हम वहाँ पर कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करते हैं। अब वो फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो किस किस फॉर्म में हो सकती है? लीगल फीस की फॉर्म में होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की फॉर्म में भी होती है, ब्रोकरेज जो आपको पे करना पड़ता है, अंडरराइटिंग अगर आपने अंडरराइटर हायर किया है। लेकिन ये जो रिस्क प्रीमियम है ना, ये हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शंस हैं A, B, C, D। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। फिर है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में अगर अगेन आपको मैच करना है, आपके पास है बोनस शेयर्स, डीमैट शेयर्स, राइट शेयर्स एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो देखिए बोनस शेयर्स कौन से होते हैं? बोनस शेयर्स जो हैं वो आप अपने शेयर होल्डर्स को जो है इशू करते हो। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को इशू करते हो फ्री ऑफ चार्ज, वो होता है। ठीक है, फिर डीमैट शेयर्स जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। ओके, देन वी हैव राइट शेयर्स जो जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब नया इशू निकालते हो तो सबसे पहले उनको ऑफर किए जाते हैं, ये हो गया। और स्वेट इक्विटी शेयर्स जो हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ को जो है ऑफर करते हो। तो इसके बेसिस पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 3200 यूनिट्स। द यूनिट कॉस्ट इज ₹6 and inventory carrying charges 25% per annum. If the cost of one procurement is ₹150, cost of one procurement, ये cost of one procurement का मतलब क्या है? ये हमारी ordering cost है। ठीक है, determine number of orders per year। तो इस क्वेश्चन में आपको number of orders निकालने। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का हमारा फॉर्मूला है 3200 डिवाइडेड बाई EOQ। 3200 यहाँ पे हमारी एनुअल डिमांड थी, सो एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाई EOQ। ठीक है, EOQ का फॉर्मूला है √2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो 2 इंटू 3200, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्लियरली हमें 150 गिवन है, और कैरिंग कॉस्ट जो है आपको वो कैलकुलेट करनी है। हमें क्वेश्चन में यूनिट कॉस्ट दी गई है ₹6 और कैरिंग कॉस्ट के जो चार्जेस हैं वो इसका 25% है। तो आप ये करेंगे तो आपके पास आएगा 1.5, तो आता है हमारे पास 6,40,000 अंडर रूट, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आता है 800। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए हमारे एज पर द अबव फॉर्मूला 3200 डिवाइडेड बाई 800, तो हमारे 4 ऑर्डर्स हो गए पर ईयर। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन नंबर 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ परसेंटेज discount rate used in capital investment proposal which brings the cost of a project and its future cash inflows into equality। तो मतलब कैश एक तरह से कैश आउटफ्लो, ठीक है, और परसेंटेज डिस्काउंट रेट है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो विल बी इक्विवेलेंट टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो ये कौन सा मेथड है हमारा? ये हमारा मेथड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर रेजिंग फंड्स वाया सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? सिक्योरिटाइजेशन जो हमारी इन लिक्विड एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे अगर आपके रिसीवेबल्स हैं तो उनको सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करके और आपके पास जल्दी पैसा मिल जाता है। तो हमें सिक्योरिटाइजेशन में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, टू एक्सेलरेट अर्निंग्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस, बिल्कुल, कि आपकी अर्निंग्स जो है, मतलब अभी वो एसेट्स इलिक्विड थी पहले, लेकिन सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू वो लिक्विड हुई, तो इससे आपकी अर्निंग्स जो है आप उस पैसे को कहीं पर लगा सकते हो और आपकी अर्निंग्स इंक्रीज हो सकती हैं। आप अपनी फंडिंग रिसोर्सेज को डाइवर्स कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो, और आपकी फंडिंग कॉस्ट इंक्रीज भी हो सकती है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है टू रेज कैपिटल, सिक्योरिटाइजेशन के केस में हम सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड पर जो होता है ना उसकी बात करते हैं, हम कहीं पर भी कैपिटल की बात नहीं करते हैं, तो ये नहीं आएगा। तो इसके हिसाब से हमारी ऑप्शंस जो करेक्ट हैं वो हैं B, C, D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कैश फ्लो अप्रोच टू असेसिंग डेट कैपेसिटी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, अरेंज दीज स्टेप्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले उसने क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें बोली हैं, कैश फ्लो अप्रोच और डेट कैपेसिटी। मतलब क्या है? देखिए, डेट को पे करने के लिए कैश चाहिए होता है हमें, तो इसीलिए जब हम अपनी डेट कैपेसिटी को असेस करते हैं ना, तो उसके लिए हमें कैश फ्लो अप्रोच को यूज़ करना होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर नीचे स्टेप्स गिवन है, हमें उन स्टेप्स को जो है वो सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहले वो बोल रहा है स्पेसिफाई द टॉलरेंस लिमिट। मैं आपको पहले आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर जो है वो ये ऑप्शन नंबर B है हमारा।
तो इसके हिसाब से अब हम स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले वो बोल रहा है स्पेसिफाई द टॉलरेंस लिमिट ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो मतलब क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा डेट लेवल क्या हो सकता है और उसमें डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम कैलकुलेट करते हैं। सो स्पेसिफाई द टॉलरेंस लिमिट ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट। सेकेंड स्टेप में वो बोल रहा है एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश फ्लोज टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। मतलब अब जितना हमने डेट लिया है उस पे हमें कितने कैश फ्लोज आएंगे हमें वो असेस करना है, ठीक है। उसके बाद अब जो कैश फ्लोज आएंगे उसमें से आपको इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल को रीपे करना है, हम वो देखेंगे। और उसके बेसिस पर अब हम देखेंगे कि जो हमने फर्स्ट स्टेप में डेट लेवल लिए थे डिफरेंट, उनमें से सबसे सही कौन सा है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम अपनी टॉलरेंस लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब हम देख रहे हैं कितने डेट लेवल पर हमारा क्या डिफ़ॉल्ट का चांस हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं उस पर कैश फ्लोज कितने होंगे, उस कैश फ्लोज में से कितना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रीपेमेंट जाएगा, और उसके हिसाब से हम अपना डेट कैपेसिटी जो है वो चूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड फर्म एल if it has the same EBIT as an unlevered firm U with value of rupees 700 lakh। मतलब unlevered value of unlevered firm क्या है 700 lakhs है, has a debt of rupees 200 lakhs, tax rate is 35% under MM approach। मतलब आपको MM approach यूज़ करके यहाँ पर value of levered firm कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ये इस तरह से ये फॉर्मूला होता है हमारा, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डिबेंचर्स इंटू टैक्स रेट। तो हमें अभी पीछे क्वेश्चन में 700 गिवन था वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, 200 हमें डिबेंचर्स गिवन थे और उस पर 35% टैक्स रेट था। तो ये जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास 70 आया और ये टोटल आ गया हमारे पास 770। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 770। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is not one of the advantages of derivatives market। सबसे पहले डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होती है, एक डेरिवेटिव क्या होता है, एक डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में जिसमें डिराइव की जाती है प्राइस एक अंडरलाइंग एसेट की, जैसे हमारे फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, फॉरवर्ड्स हो गए, स्वैप्स हो गए, ये हमारे सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एडवांटेज नहीं है, नॉट। तो क्या डेरिवेटिव्स लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करते हैं, हाँ जी। क्या ये इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क, बिल्कुल है, ठीक है। और क्या ये प्राइस वॉलेटिलिटी, क्योंकि हम पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये प्राइस वॉलेटिलिटी को भी रिड्यूस करता है। लेकिन क्या ये रिस्क इंक्रीज़ करता है, लेवरेजिंग इंक्रीजेस रिस्क, तो ये हमारी एडवांटेज नहीं है, बाकी सब एडवांटेजेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following is considered a necessary precondition by Richard Roll for markets to become efficient। सबसे पहले तो ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली हम इसके बारे में पढ़ते नहीं हैं, तो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ये। बेसिकली रिचर्ड रोल ने जो है मार्केट एफिशिएंसी के रिगार्डिंग जो है एक थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि देयर आर नो फ्री लंचेस, ठीक है। मतलब कोई फ्री लंचेस नहीं है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर कोई भी ट्रेडर है वो मेहनत नहीं कर रहा है तो उसे ज़्यादा रिटर्न नहीं होगी। अगर एक्सेस रिटर्न चाहिए तो उसके लिए कॉस्ट भी लगाना पड़ेगा, उसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा आपको। और जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना, जब इन्वेस्टर्स एक्सेस रिटर्न उन्हें चाहिए होती है, जब वो इस तरह से मेहनत करते हैं तो वो मार्केट को एफिशिएंट बना देते हैं। बेसिकली ये उनकी थ्योरी थी। तो इस थ्योरी के बेसिस पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। तो इस थ्योरी के बेसिस पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है ट्रेडर्स हु मेक अ लिविंग बाय बीटिंग द मार्केट थ्रू ट्रेडिंग, ठीक है। मतलब वो ट्रेडर्स जो अपनी लिविंग, अपना घर एक तरह से कैसे चलाते हैं, बाय बीटिंग द मार्केट, मतलब पूरी मेहनत करके मार्केट पे ध्यान देकर और ट्रेडिंग करके तब वो मार्केट जो है वो चला पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कहती है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज बेस्ड ऑन री इन्वेस्टमेंट अजम्पशंस। सबसे पहले जो हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड की जो लिमिटेशंस थी उसको दूर करने की कोशिश की गई थी मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, क्योंकि मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये कहता है कि जो पॉजिटिव कैश फ्लोज होते हैं ना, वो फर्म को हमेशा री इन्वेस्ट करने चाहिए एट द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है वैल्यू एडिटिव
एडिटिविटी प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन एनपीवी। तो इस प्रिंसिपल में हम क्या कह रहे हैं, देखिए वैल्यू एडिटिव, पहले तो वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल होती है एनपीवी पे। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारी राइट है, ठीक है। अब मैं एक बार ये स्टेटमेंट 2 समझा देती हूँ। वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो हमारी एनपीवी होती है ना एक बड़े प्रोजेक्ट से, वो ये माना जाता है एज पर दिस प्रिंसिपल कि वो इक्वल होगी टू द सम ऑफ स्मॉलर एनपीवीज ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एक आप बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो और आप या अलग अलग छोटे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो एनपीवी आपको एक बड़े प्रोजेक्ट से मिल रही हो ना, वो आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके भी वो सेम एनपीवी हमें मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल होता है एनपीवी में। सो दैट मेक्स स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है इस आंसर की वो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a project cost is rupees 40,000, its stream of earning before depreciation and tax during first year through 5 years is expected to be 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 and 20,000. Assume a 50% tax rate and depreciation on straight line basis. You have to calculate project's ARR, that is average rate of return. तो देखिए सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब क्वेश्चन में जो है वो हमें प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स गिवन थे, तो सबसे पहले तो हमें डेप्रिसिएशन और टैक्स लगाना होगा। डेप्रिसिएशन के लिए हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 40,000 थी और हमें 5 ईयर्स के जो हैं वो दिए हुए हैं, तो हमने लिया है 40,000 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लगाना था तो 8,000 जो है हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। टैक्स रेट हमें 50% गिवन था। इस बेसिस पर अब हम निकाल रहे हैं एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, जो हमें न्यूमरेटर लेना है। तो देखिए ये जो फर्स्ट लाइन में ये मैंने सारा जो आपको क्वेश्चन में फिगर्स गिवन थी वो ली हैं 10,000, 12,000, 14, 16 एंड 20। इसमें से मैंने 8,000 डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 50% टैक्स रेट था तो 50% टैक्स रेट माइनस करके हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आ गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें एवरेज चाहिए था, ठीक है, तो एवरेज के लिए हमने क्या किया, 1,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 4 प्लस 6, ये जो फिगर्स गिवन है, ये फिगर्स का टोटल 16,000 है, डिवाइडेड बाय 5 3,200। और डिनोमिनेटर में हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, तो 40,000 हमें इन्वेस्टमेंट गिवन थी, एवरेज निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई सैल्वेज वैल्यू गिवन नहीं है तो इसीलिए सैल्वेज वैल्यू नहीं ली है, डिवाइडेड बाय 2 करके हमारे पास 20,000 जो है वो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गई। तो ARR क्या आ गया, फॉर्मूला अप्लाई किया है, 16% हमारा ARR आ गया। तो देखिए पीछे क्वेश्चन में हमें 16% जो है वो थर्ड ऑप्शन गिवन है, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेकिंग ऑर्डर थ्योरी इन फाइनेंस इज बेस्ड ऑन द असर्शन ऑफ। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस गिवन है, सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स, सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स, आउटसाइड इन्फॉर्मेशन एंड असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन अमंग इन्वेस्टर्स ओनली। सबसे पहले तो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी कहती क्या है, पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ये कहती है कि जब भी एक फर्म को फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले उसे रिटेन्ड अर्निंग्स यूज़ करनी चाहिए। अगर रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल नहीं है तो उसको कंसिडर करना चाहिए मनी, उसे मतलब फिर वो मनी बोरो करे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको रिटेन्ड अर्निंग्स यूज़ करनी है। तो अब इसमें यहाँ पर हमसे असर्शन पूछा गया है इसका, तो ये असर्शन आउट ऑफ ऑल द असर्शन जो करेक्ट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का वो है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स। इसका मतलब क्या है, पेकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है वो बेस्ड है असिमेट्रिक नॉलेज। मतलब क्या है कि मैनेजर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है अपनी कंपनी के बारे में रादर देन इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो इनसाइडर्स हैं, उन्हें बेटर पता है कंपनी के पास सपोज क्या रिसोर्सेज हैं, कंपनी के पास क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस वजह से असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में, विच इज़ आर करेक्ट आंसर। Next question is, following are the problems that mar an optimal internal diversification। ठीक है, अब एक तरह से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो हैं वो बतानी है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं।
जैसे सबसे पहले देखिए अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। बिल्कुल जब आप बाहर इन्वेस्ट करते हो, दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करते हो, आपको नहीं पता कि एक्सचेंज रेट कैसे मूव करेगा, आप हमेशा सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, तो ये ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। फिर है फ्रिक्शंस इन इंटरनेशनल मार्केट, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। मतलब फ्रिक्शंस किस तरह की, जैसे सपोज आपने दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट किया और वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ चेंज कर दी जो आपके फेवर में नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। देन वी हैव मैनिपुलेशन ऑफ सिक्योरिटी प्राइसेस। हम दूसरी कंट्री के हैं, लेकिन जो उस कंट्री के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं या जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट है, वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। लास्टली अनइक्वल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल जैसे अभी हमने पेकिंग ऑर्डर थ्योरी में कहा था कि मैनेजर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, इसीलिए हम बाहर के हैं, हमें कम अंडरस्टैंडिंग होगी, हमें कम इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। तो इस बेसिस पर ये चारों ही प्रॉब्लम्स हैं। करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ABCD। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ द फर्म इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज मेजर्ड बाय। वैसे तो हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पर उसने पूछा है कि आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, all expected future cash flows, present value of all expected future profits and all expected future profits। इसमें से सेकंड और फोर्थ तो बिल्कुल गलत है। वैसे तो हम सीधी सी बात है, हम हमेशा ट्रेडिशनल अप्रोच में प्रॉफिट्स की बात करते हैं, ठीक है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कैश फ्लोज की। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, लेकिन जो हमारे पास आंसर की आई थी, आंसर की के अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन था, आंसर दिया गया था, वो दिया गया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स। अगेन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ये। तो अब इस क्वेश्चन में पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3। इसके बेसिस पर हम देखते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेबी, सेकंड वो कह रहा है पेमेंट ऑफ फीस, थर्ड कह रहा है एडिक्वेट steps for redressal of investor grievances, then maintenance of the specified capital adequacy requirements, and lastly abide by the regulations under the SEBI Act। तो सबसे पहले अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है, आपको सेबी का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप उसके लिए फ़ीस पे करेंगे, फिर आप इन्वेस्टर के जो ग्रीवियंसेस हैं उनको रिड्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपके पास अपने कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स को मतलब मेंटेन रखना है, और लास्टली जो भी रेगुलेशन सेबी ने बनाई है इसके रिगार्डिंग वो आपको फुलफिल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स दैट इज स्टेजेस ऑफ कैपिटल बजटिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसके अंदर देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि हमारे पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें वो देखनी है, ठीक है। फिर हमने असेंबल करनी है जो भी हमारे पास प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि इन इन्वेस्टमेंट्स में से आप कहाँ जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कैपिटल बजट बनाएंगे और लास्टली इम्प्लीमेंट करेंगे और रिव्यू करेंगे। सो बेस्ड ऑन दिस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डिविडेंड the firm should follow its investment policy of accepting all positive NPV projects and paying out dividends if and only if funds are available। तो मतलब सिंपल इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के बाद पैसे बचें तभी आप डिविडेंड पे करोगे। तो ये सिंपली हमारी रेसिडुअल थ्योरी में कहा गया है। बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। सबसे पहले है कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, ट्रू। फिर है मेनी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया ट्रेड देयर शेयर्स थ्रू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अगेन ट्रू। देन सिक्योरिटीज दैट आर लिस्टेड ऑन वेरियस स्टॉक एक्सचेंजेस आर एलिजिबल फॉर बीइंग ट्रेडेड देयर आर कॉल्ड लिस्टेड सिक्योरिटीज, ये भी ठीक है। GDR इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ US बैंक, ये गलत है, ये ADRs होते हैं। GDRs जो हैं वो US में नहीं इशू होते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। सो द कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है हमारी, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2।
हमारे पास लिस्ट 1 में है हेजर्स, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इन इंडिया, आर्बिट्रेगर्स एंड कमोडिटी फ्यूचर इन ओरिजिन। सबसे पहले अगर इसमें मैं आर्बिट्रेगर्स को देखें, हम आर्बिट्रेगर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अर्न करते हैं रिस्कलेस प्रॉफिट ड्यू टू मार्केट इनएफिशिएंसीज। तो देखिए यहाँ पर हमें रिस्कलेस प्रॉफिट गिवन है, ये हो गया। फिर कमोडिटी फ्यूचर इन ओरिजिन, मतलब कमोडिटी फ्यूचर का ओरिजिन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सॉरी, वो ओसाका में दिया हुआ था। एक ही कंट्री का नाम गिवन है, जापान में है ये, तो वो हो गया। फिर है हमारे पास हेजर्स, ठीक है। अब ये हेजर्स कौन होते हैं? हेजर्स जो हैं हमारे, वो बेसिकली अटैम्प्ट करते हैं वॉलेटिलिटी को एलिमिनेट करने की। किस तरह से? बेसिकली जो फ्यूचर मार्केट होती है ना, वहाँ पर हेजर्स होते हैं। कोई भी पर्सन या बिजनेस जो सेल या परचेज करता है रियल फिजिकल कमोडिटी को, वो हमारे हेजर्स होते हैं। तो ये एक तरह से हमारे कमर्शियल प्रोड्यूसर्स हैं। और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इन इंडिया जो है वो वॉलेटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस द करेक्ट आंसर टू दिस ऑप्शन विल बी दिस सेकेंड ऑप्शन। तो ये थे आज के हमारे 2021 पेपर के यूनिट 4 के बिजनेस फाइनेंस के MCQs जो आए थे। होप ऑल क्वेश्चंस वर क्लियर टू यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है वो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।